This meeting is being recorded. वीडियो नहीं आ रहा है सर। ओके मैं ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था ना, बोर्ड प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी तो बोर्ड भी नहीं दिख रही होगी ना। रहने दीजिए सर, बोर्ड रहने दीजिए, ऐसे ही बोलिए ऑडियो, नहीं तो आपका वीडियो आ जाए तो ठीक है। वीडियो दिख रही है अब? हाँ सर आ गया। Sir, you are audible and visible, sir. ओके ओके ओके। And am I audible and visible on Google Meet? ओके हम लोग कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे थे? 103 सेक्शन 103 103 103 43 यानी 105। ओके ठीक है, हम लोग सेक्शन 43 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग कमेंसमेंट हो चुका था। कब कमेंस होता है? जैसे ही थ्रेट स्टार्ट हुआ, एप्रीहेंशन स्टार्ट हुआ ऑफेंस कमिट होने का, रीजनेबल एप्रीहेंशन, उसी समय जो होता है हमारे पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। अभी प्रॉपर्टी की बात चल रही है। 100, 101 एंड 102 जो था वो बॉडी से रिलेटेड था, 103, 4 और 5 जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो हम पहले अब इंड होने की बात कर रहे हैं, कब तक चलता है। तो थेफ्ट के केस में मैंने बताया कि जब भी प्रॉपर्टी का जो चोरी होता है वो कंप्लीट हो गया, या हमने अपना प्रॉपर्टी रिकवर कर लिया, चोर चोरी करके जा रहा है, फोन लेकर के भाग रहा है, मैंने उससे फोन छीन लिया वापस। नहीं आ रही, आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है। आप में नेटवर्क थोड़ा कम है, आवाज आ रही है लेकिन वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए बस। ओके एक्चुअली आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वाईफाई जो ये अचानक से चली गई, वाईफाई बंद ही हो गई है। कोई बात नहीं शिवांगी जी, ये कल वाली क्लास अभी चल रही है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब कब ओवर हो जाती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कब ओवर हो जाती है। तो सबसे पहले थेफ्ट का अगर देखें तो थेफ्ट में अगर थेफ्ट कंप्लीट हो गई, या मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि कोई फोन चोरी करके आपका ले जा रहा है, फिर आपने उसको पकड़कर अपना फोन ले लिया। तो अगर आपने फोन ले लिया, उबैद आप क्या बोल रहे हैं? व्हाइट बोर्ड अच्छा, मेरी वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो, और वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके उसके लिए अभी Sir, you are not visible. Sir, you are not visible. मैं चेक कर लेता हूँ वाईफाई सर अरे एक मोबाइल का ब्लूटूथ कान में लगा लीजिए, क्योंकि दोनों आवाज ब्लर कर रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। अब वो तब होगा जब कोई बोलेगा आप लोगों में से तो, लेकिन आप लोग में से तो बहुत रेयरली कोई बोलते हैं। एक सेकंड, मुझे लगता है वाईफाई स्टार्ट हो गई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये स्टार्ट हो गई है, कनेक्ट कर लेते हैं।
This meeting is being recorded. मैं ऑडिबल एंड विजिबल हूँ? यस सर। ओके, Clear. वाईफाई स्टार्ट हो गई है। अब मैं गूगल मीट पे भी कनेक्ट कर लेता हूँ। गूगल मीट पे मेरी आवाज जा रही है और मेरी वीडियो आ रही है? ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। इट्स ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको अब सही जा रही है? तो जैसे ही किसी को ओके, जैसे ही आपने अपना प्रॉपर्टी रिकवर कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने अपना मोबाइल उससे रिकवर कर लिया, किससे? चोर से। उसके बाद आप कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते। ये नहीं कि आप उसके बाद उसको पीटने लगे, उसको इंजुरी कॉज कर रहे हैं। उसके बाद जो आप इंजुरी कॉज करेंगे उसके लिए आपकी लायबिलिटी डिटरमिन की जाएगी। उसने चोरी किया है, उसको चोरी की सजा मिलनी चाहिए, ना ही आपका एग्रेशन का वो विक्टिमाइज होना चाहिए। आपका एग्रेशन का विक्टिम उसे नहीं बनना है, उससे लॉफुली पनिश किए जाने चाहिए। और आपने अपनी प्रॉपर्टी रिकवर कर ली, मोबाइल रिकवर कर ली, उसके बाद आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ओवर हो गया। उसके बाद आप अपने एग्रेशन को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के नाम पे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जस्टिफाई करने के यही सारे रीजंस हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया भी था कि अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, अपनी लाइफ की रक्षा करना सबका बेसिक इंस्टिंक्ट होता है। ये सबकी बेसिक राइट है, ह्यूमन राइट है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसलिए राइट प्रोवाइड की गई है। लेकिन जैसे ही हम पे थ्रेट रहा ही नहीं, एप्रीहेंशन रहा ही नहीं, तो ये राइट भी ओवर हो जाती है, तो इसलिए थेफ्ट भी ओवर। और दूसरा जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन की, अगर आपने पब्लिक अथॉरिटी का सहारा ले लिया, अगर आपने पब्लिक अथॉरिटी का सहारा लेने का आपके पास ऑप्शन है या ले लिया है, आपका सहारा पहुंच गया है, पब्लिक असिस्टेंस पहुंच गया है, किसका? पब्लिक अथॉरिटी का, उसके बाद भी आप कोई भी प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो थेफ्ट के केस में हमने पढ़ा, अगर थेफ्ट कंप्लीट हो जाए या पब्लिक अथॉरिटी का आपने सहारा ले लिया या आपने प्रॉपर्टी को रिकवर कर लिया, इन तीनों ही केस में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को खो देते हैं। योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कम्स टू एन एंड, उसके बाद नहीं एक्सरसाइज करना है। अब हम रॉबरी को देखते हैं। रॉबरी के केस में देखिए, अगर रॉबरी का अटेम्प्ट हो रहा है, अगर आपका एप्रीहेंशन बना हुआ है, आपको रेस्ट्रेन करके रखा हुआ है, अगर ये चल रहा है तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन जैसे ही आपका डेथ का जो फियर है, आपको हर्ट होने के फियर है या रेस्ट्रेन जो आप थे वो सब ओवर हो जाती है। यानी आप रॉबरी से रिलेटेड जो भी रॉबरी या रॉबरी से रिलेटेड एसोसिएटेड ऑफेंसेस थे, जैसे कि आपको रेस्ट्रेन कर देना, रूम में बंद कर देना, आपको फियर ऑफ डेथ आपको देना, या फियर ऑफ हर्ट देना, ग्रीवियस हर्ट देना, ये सब अगर ओवर हो गया तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी ओवर हो गया। और जब तक वो परसिस्ट कर रहा था, आपका राइट भी परसिस्ट कर रहा था। तो so long as the fear or the apprehension of hurt or grievous hurt or death restraint persist, your right of private defense also continues। बट जैसे ही वो खत्म होता है, आपका राइट भी ओवर हो जाता है। और हम ट्रेसपास और मिस्चीफ का भी हमने देखा था। तो ट्रेसपास या मिस्चीफ के केस में भी अगर वो जो ट्रेसपासर है वो आपके प्रॉपर्टी से वापस चला गया, कोई आपके प्रॉपर्टी पे इलीगली इंटर किया था तो वो ट्रेसपासर बन गया, अब उस प्रॉपर्टी से वो वापस चला गया, तब वो ट्रेसपासर अब नहीं रहा। अब जैसे ही वो चला गया, वो ट्रेसपास का ऑफेंस ओवर हो गया और आप अब नहीं कमिट कर सकते हैं। अब आप जो रिटेलिएट करेंगे वो आरओपीडी का डिफेंस में नहीं आएगा। तो जब तक वो मिसचीफ या ट्रेसपास, सेम मिसचीफ में आपके प्रॉपर्टी को या किसी भी तरह के कोई प्रॉपर्टी के वैल्यू कम की जा रही है, डैमेज पहुंचाई जा रही है, जब तक वो एक्ट चल रहा है तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन वो एक्ट ओवर हो गया, उसके बाद आपको दूसरे मोड में रिकोर्स लेना है, आपको पब्लिक अथॉरिटी के पास जाना है उसको अरेस्ट करवाने के लिए और उसके खिलाफ एक्शंस लेने हैं। उसके बाद आप रिटेलिएट करेंगे तो
ये आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इन द नेम ऑफ आरओपीडी। इसीलिए ट्रेसपास का ऑफेंस या मिसचीफ का ऑफेंस जब तक कंटिन्यू कर रहा होता है, जब तक ऑफेंडर मौजूद है आपके प्रॉपर्टी पे, तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, और जैसे ही वो चला गया आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाता है। और सेम ऑफेंस है हाउस ब्रेकिंग का, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का। तो हाउस ब्रेकिंग के केस में भी अगर वो आपके प्रॉपर्टी पर मौजूद है, और हाउस ब्रेकिंग के बाद जनरली कोई और ऑफेंस होती है, हाउस ब्रेकिंग किया जाता है सम प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस करने के लिए या सम ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने के लिए। तो हाउस ब्रेकिंग के बाद जो भी ऑफेंस हो रहा है, जब तक वो कंटिन्यू कर रहा है तब तक आपके पास राइट है कि आप रिटेलिएट कीजिए, आप इंजुरी कॉज कीजिए। लेकिन वो ऑफेंस ओवर हो गया, वो पर्सन आपके प्रॉपर्टी से चला गया, हाउस ब्रेकिंग के बाद का जो ऑफेंस हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है, देन आपका राइट भी एक्सटेंड कर जाता है, आप आरओपीडी नहीं। तो बेसिकली ये सारे चीज यही बोल रहे हैं कि या तो आपका एप्रीहेंशन ओवर हो जानी चाहिए, और जो प्रेजेंस है, अगर ऑफेंडर का प्रेजेंस था आपके प्रॉपर्टी पर तो वो प्रेजेंस ओवर हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेज है, अगर उसका प्रेजेंस जरूरी है। तो अगर प्रेजेंस ही नहीं रहा तब वो ऑफेंस आगे नहीं हो सकता है, ऑफेंस अब कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो ऑफेंस का कंटिन्यूएंस खत्म हो गया तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया। लेकिन अगर वो ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा होता तब तक आपके पास राइट बना हुआ है। इसीलिए इनको अलग अलग बांटा गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जिसमें प्रॉपर्टी पे प्रेजेंस जरूरी है, तो जैसे ही वो प्रेजेंस ओवर होगी राइट भी ओवर हो जाएगी। अगर वो प्रेजेंस से रिलेटेड नहीं है, एप्रीहेंशन से रिलेटेड मियर है, तो एप्रीहेंशन जैसे ही ओवर होगी आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो भी ओवर हो जाएगा। तो यही बातें की गई हैं सेक्शन 105 में या सेक्शन 43 में। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो धीरज जी ने पूछा भी था। लास्ट सेक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 106 या सेक्शन 44 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। वो क्या बोलता है, देखिए, अगर हमारे ऊपर एप्रीहेंशन है किसी डेडली असॉल्ट का, डेडली असॉल्ट का मतलब हमारे डेथ होने का या ग्रीवियस हर्ट होने का एप्रीहेंशन है, और हम रिटेलिएट करना चाहते हैं, रिटेलिएट हम करेंगे क्योंकि हमें बचना है, उस करने के क्रम में हमें नॉलेज है कि किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म हो सकती है, किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कॉज हो सकती है। कब? जब हम रिटेलिएट करेंगे। किस ऑफेंस के अगेंस्ट में? ऐसा ऑफेंस जो डेडली नेचर का हो, जो कि हमारा डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकता है। क्योंकि माइनर ऑफेंसेज अगर हो रहे हैं तो अगर रिटेलिएट करने से किसी इनोसेंट पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है या डेथ कॉज होने के चांसेस है, तो हमें वो राइट नहीं दिए गए हैं कि इनोसेंट को हार्म पहुंचाए। लेकिन हमारे ऊपर का असॉल्ट ही बहुत लीथल नेचर का है, तो हम तो रिटेलिएट करेंगे ही, और रिटेलिएट करने में अगर किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म होना है तो वो हार्म कॉज भी आप कर सकते हैं। यही ये सेक्शन बोलता है कि इफ आई हैव टू रिटेलिएट टू सम इलीगल फोर्स, किसी इलीगल एग्रेशन के अगेंस्ट मुझे रिटेलिएट करना है, और I have knowledge that while retaliation I can cause injury or damage to some innocent person, हो सकता है डेथ कॉज हो जाए, तो भी हमें ये राइट दिया गया है कि हम वो इंजुरी कॉज कर सकते हैं। हम जो है अपने आरओपीडी एक्सरसाइज करने में किसी इनोसेंट पर्सन को भी हार्म कॉज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि वो जो हम पे जो एग्रेशन था हमारे अगेंस्ट में, वो डेडली नेचर का होना चाहिए, वो ग्रीवियस नेचर का होना चाहिए। किसी माइनर ऑफेंस को हम प्रिवेंट करने में किसी इनोसेंट को हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। और दूसरे बात कि हम अनइंटेंशनली हार्म कॉज कर रहे हैं इनोसेंट को। देखिए, मैंने इंटेंशन में और नॉलेज में फर्क बहुत पहले बताया हुआ था। नॉलेज होना कि किसी को हार्म कॉज हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इंटेंशन का मतलब होता है एविल इंटेंशन। हम उस इनोसेंट पर्सन को एविल इंटेंशन के साथ हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, वो इंसिडेंटल है। हार्म टू दैट इनोसेंट पर्सन इज इंसिडेंटल, कि मैं अब आरओपीडी एक्सरसाइज कर रहा था बट उसको भी इंजुरी कॉज हो गया। वो कहीं से भी इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। हाँ, नॉलेज है कि वो हो सकता था, तो नॉलेज हो जाना हमारे एविल इंटेंशन को बिल्कुल नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए आपको कि इनोसेंट पर्सन को हार्म हो रहा था, फिर भी आप कर सकते हैं, बट एविल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैड एविल इंटेंशन टू कॉज हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन हु वाज नॉट द एग्रेसर, एग्रेसर नहीं था वो, तब आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। यू कैन नॉट कॉज टू ए पर्सन हु वाज नॉट एग्रेसर और आपने रिटेलिएट करने में उसको हार्म कॉज कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। ठीक है, यही ये सेक्शन है। अगर आप रेकलेस मैनर में काम करेंगे, आपने रेकलेसनेस दिखाई,
आपका जो एक्ट था वो इंसिडेंटल नहीं था, किसी इनोसेंट पर्सन को आपने इंटेंशनली हार्म कर दिया, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा 106 का। धीरज जी समझ में आया आपको? सो इसमें क्या हो गया कीवर्ड? हाँ शिवांगी पूछिए। शिवांगी सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है, अगर हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसके हाथ में चाकू या कैंची है, वो पेट के मार देगा या फिर डेथ कॉज मेरी हो सकती है, तो क्या उस वक्त सेल्फ डिफेंस में मारना या फिर उसको करना? जी मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं बताता हूँ शिवांगी जी, ठीक है? अब माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? इन्होंने पूछा है कि कोई बच्चा है कम एज का, वो हम पे अटैक कर रहा है चाकू से या कुछ लीथल ऑब्जेक्ट से, और हमें अप्रीहेंशन है, तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। वी कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड। हो सकता है उसका 7 साल हो, 8 साल हो, 5 साल हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें एसोसिएट हो जाएंगी। आपको जस्टिफाई करना होगा बहुत सारे चीज। पहले आपको जस्टिफाई करना होगा कि वो चाइल्ड जो था वो रियली कॉम्पिटेंट था, वो कैपेबल था वो इंजुरी कॉज करने के लिए। एक चाइल्ड हर तरह का इंजुरी कॉज करने के लिए कैपेबल नहीं हो सकता है। अब कोई छोटा सा बच्चा तलवार ही लिया हुआ है तो वो अटैक करेगा, तो आप उसको आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इन दैट केस you are not entitled to cause injury to that child while retaliating to the थ्रेट को रिटेलिएट करने में आप उसको इंजुरी कॉज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसको प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके थे। आप खुद हट सकते थे, बच सकते थे। ये बहुत रेयर केस होगा कि कोई बच्चा आप पे अटैक कर रहा हो और आपको बचने का और कोई तरीका नहीं हो। अगर कोई तरीका नहीं है, इफ ऐसी सिनेरियो है कि आपके पास बचने का कोई तरीका नहीं है और सच में वो लिथल आप पे जो अटैक हो रही है वो लिथल नेचर का है और बच्चा वो कॉम्पिटेंट भी है, मतलब कैपेबल भी है कि वो इंजुरी वो कॉज कर सकता है, तो आप एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अनसाउंड माइंड पर्सन हो, चाहे इंटॉक्सिकेटेड हो, चाहे वो बच्चा हो, माइनॉरिटी होने की वजह से भी कोई पर्सन जो है वो भले ही इम्यून है क्रिमिनल लायबिलिटी से, लेकिन उसके अगेंस्ट भी आप आरओपीडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट इन केसेस ऑफ चाइल्ड आपको ये प्रूव करना होगा कि द चाइल्ड वाज कैपेबल इनफ टू कॉज दैट पर्टिकुलर इंजुरी टू यू और यू हैड नॉट एनी अदर रेमेडी टू रिपेल दैट डेंजर और एप्रीहेंशन। आप जो है दूसरे तरीके से उसको रिपेल नहीं कर सकते थे, आप बच नहीं सकते थे। आपके पास वही तरीका था कि आप उसको इंजुरी कॉज करें। अगर आप उसको जस्टिफाई सही से कर पाएंगे तभी आपको डिफेंस मिलेगा, और ये बहुत मुश्किल होगी जस्टिफाई करना। डिपेंड करता है, अगर बच्चा 13-14 साल का हो तो जस्टिफाई करना आसान है क्योंकि वो कैपेबल है लिथल इंजुरी कॉज करने के लिए। लेकिन 4 साल 5 साल का बच्चा जो है वो लिथल इंजुरी कॉज करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट में आप आरओपीडी नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। किसने कुछ लिखा है? जी रीचा जी, वो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए शिवांगी, ये है आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन मुश्किल है। मैंने जो जो चीज बताया उसको प्रूव करना होगा आपको कोर्ट में, ठीक है? तो एज ए रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन आपको प्रूव करना होगा कि कोई अदर भी पर्सन होता उस सिचुएशन में तो वो रिटेलिएट करता और वो भी उस तरीके से रिटेलिएट करता। आपने जो रिटेलिएट किया वो प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो ध्यान में रखते हुए कि वो बच्चा है, उसको आप डेथ ही कॉज कर दिए मान लीजिए, तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि डेथ कॉज करने के अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो वो मुझ पर अटैक कर देता, मेरी ही डेथ कॉज कर देता। इसलिए ये जस्टिफिकेशन देना बहुत मुश्किल है। बट अगर आपके पास सच में वो रियल थ्रेट था देन यू हैव कंप्लीट राइट, आपके पास राइट है। ओके, और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए हम लोग 106 भी डिस्कस कर लिए। 106, हाँ बोलिए सर। ये जो ये सेक्शन है 106 सर, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं हो रहा है सर? जैसे हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन में हमने पढ़ा था ना कि उसमें इक्वल और या स्मॉलर हार्म हो तो फिर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का वो नहीं ले सकते बेनिफिट। हाँ, तो सर इसमें जैसे
इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि वो मॉब पे अटैक करेगा, तो ये तो उसको नॉलेज है कि किसी न किसी को डेथ कॉज वो कर सकता है। तो सर ये अपने आप को बचाने के लिए किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं जी नॉलेज होने के बाद भी? देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन में ये था कि हाँ हम स्मॉलर इंजरी कॉज कर सकते हैं, बराबर बराबर या छोटा होना चाहिए, जो हम प्रिवेंट कर रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए और इंजरी जो कॉज कर रहे हैं वो छोटा या इक्वल हो सकता है। लेकिन उसमें ये एक्सेप्शन था कि डेथ तो कॉज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन के नाम पे होमिसाइड करना बिल्कुल कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्टिफाइड है। 106 में होमिसाइड भी कर देना, यहाँ पे सामने वाले की डेथ भी कॉज हो सकती है। कंडीशन अटैच है कि हम पे जो अटैक हो रहा था वो डेडली होनी चाहिए। अगर सामने से कोई गोली चला रहा है, मॉब भी है, मॉब में कोई अटैक कर रहा है बंदूक से, गन शॉट कर रहा है, तो मेरे पास भी गन है तो मैं भी शॉट कर सकता हूं, भले ही उसको लगे और उसके बगल में कोई पर्सन खड़ा था उसकी भी जान चली गई, तो परपिट्रेटर की भी जान गई, बगल में एक दो पर्सन की भी जान गई, तो ये जस्टिफाइड है। मैं जस्टिफाई कर दूंगा इसको, इट इज जस्टिफाइड अंडर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन में होमिसाइड कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था, उसको कंप्लीट एक्सेप्शन बना दिया गया है। ठीक है सोनाक्षी? सर ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में आते हैं ना सर? क्या के एम आते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में आते हैं ना सर, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस? जी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एम आते हैं। ओके सर, इसीलिए सर वो जस्टिफाइड है। जी, यहाँ पे जस्टिफाइड है डेथ कॉज करना, बिल्कुल यहाँ पे आपको कंप्लीट है कि आप जिस नेचर का आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो बस एक कंडीशन अटैच किया हुआ है कि आपके ऊपर जो एप्रीहेंशन है वो डेडली होनी चाहिए। आपके ऊपर क्या एप्रीहेंशन डेडली था, आप जो रिटेलिएशन कर रहे हैं, चाहे आप लेस इंजुरी कॉज कीजिए चाहे ग्रीवियस कीजिए, आप अप टू डेथ भी कॉज कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंजुरी कॉज कर सकते हैं। ओके, लेकिन सेल्फ प्रिजर्वेशन में नहीं था, वो डेथ कॉज नहीं किया जा सकता है, खुद के प्रिजर्व करने के लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती थी। तो इसमें हम 106 में अगर कीवर्ड देखें तो बस यही था कि हम पे हमारे ऊपर डेडली असॉल्ट का, डेडली अटैक का हमारे ऊपर एप्रीहेंशन होनी चाहिए, और दूसरी बात कि हम जो हार्म कॉज कर रहे हैं वो अनइंटेंशनल होनी चाहिए। किसको? वो इनोसेंट पर्सन को जो हार्म हो रही है वो अनइंटेंशनल हमारे नॉलेज में है कि उसे हार्म हो रही है, जैसे कि सेल्फ प्रिजर्वेशन में भी नॉलेज में थी, यहाँ भी नॉलेज में है कि हार्म हो रही है, लेकिन वो अनइंटेंशनल होनी चाहिए और हम जो है रेकलेस मैनर में काम नहीं करने चाहिए। अगर हम उसको हार्म अवॉइड कर सकते थे, अगर हम रिपेयर भी कर सकते थे और हार्म अवॉइड भी कर सकते थे तो हमें करनी थी अवॉइड। लेकिन अगर वो अनअवॉइडेबल होगा, इंजुरी टू द इनोसेंट पर्सन, इफ इंजुरी टू द इनोसेंट पर्सन इज अनअवॉइडेबल देन ओनली दिस इज जस्टिफाइड, तो हम उसे हार्म कॉज कर सकते हैं, चाहे उसकी डेथ भी हो जाए तो भी वो जस्टिफाइड है। तो जैसा वो एग्जांपल हो गया कि गोली चलाना, वैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई मॉब है, उसी में से कोई पर्सन हम पे चाकू से अटैक कर रहा है, मैंने उसको धक्का दिया, वो किसी पे गिर गया, उसको चोट लग गई, इंजुरी कॉज हुआ, ये सब जस्टिफाइड अंडर दिस सेक्शन कि मैंने अपना मैं खुद को प्रिवेंट कर रहा था, बट इन दैट केस किसी अदर इनोसेंट पर्सन को इंजुरी कॉज हो गया, तो दिस इज जस्टिफाइड अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 44 ऑफ बीएनएस। किसी को और कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में और भी चीजें बची हुई हैं। सेक्शंस हो गए सारे, किसी को कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है तो पूछिए। शिवांगी? आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला था चाइल्ड वाला? ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? श्रद्धा दुबे जी, श्रद्धा दुबे। ओके, देखिए अब हम लोग देखते हैं, एक आरओपीडी जब पढ़ी जाती है तो कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसा आया हुआ है कई बार कि जो एग्रेसर होते हैं उनको आरओपीडी अवेलेबल होते हैं कि नहीं। तो ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं, फिर भी ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि जो एग्रेसर है, एग्रेसर कौन होता है? जो क्राइम में स्टार्ट किया हुआ एग्रेसर है, जो क्राइम को प्रोमोट या प्रोवोक कर रहा है वो एग्रेसर है। क्राइम में स्टार्ट करने वाला या प्रोवोक करने वाला, ये वो लोग एग्रेसर होते हैं। मैं ही स्टार्ट किया हूँ मारपीट तो मैं एग्रेसर हूँ। तो जो एग्रेसर होते हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं एक्सरसाइज कर सकते हैं। सपोज कि मैंने किसी को 2 थप्पड़ मार दिया
या मैं किसी को पीट रहा हूँ कंटिन्यूअस, वो अब रिटेलिएट करने में, वो बचने में मुझे पीटने लगा, अब मुझे लग रहा है कि वही मुझे ज्यादा मारने लग रहा है, अब फिर मैं अपने डिफेंस में उसको, मैं अपना गन निकालता हूँ, उसको गोली मार देता हूँ, तो क्या मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम कर सकता हूँ, ये बोलते हुए कि मैं तो कम पीट रहा था और वो जो वापस से रिटेलिएट करने लगा, वो जो डेडली नेचर का रिटेलिएट करने लगा, दैट्स व्हाई मुझे भी डेडली बनना पड़ा। क्या ऐसा क्लेम किया जा सकता है क्या सोनाक्षी? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आई माई सेल्फ वॉज द एग्रेसर, आई वॉज द एग्रेसर। पहले मैंने इनिशिएट किया था, मैंने ही क्राइम का कमीशन एक स्टार्ट किया, सामने वाले ने रिटेलिएट किया, अब मैं खुद रिटेलिएट करने में आरओपीडी को कहीं से एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एन एग्रेसर डज नॉट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। हमेशा आप याद रखेंगे, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन जब बनते हैं तो उसमें कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हो जाते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन देते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। एग्रेसर का डाल देगा, आपको एक्सेप्शंस भी डाल देंगे, प्रॉपर्टी या बॉडी में से कोई एक रहेगा, तो आपको सभी चीजों को डील करना है। तो ये क्वेश्चंस के पार्ट एक बन जाता है कि एग्रेसर जो होते हैं उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है कि नहीं। सो एन एग्रेसर डज नॉट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्योंकि ही हिमसेल्फ हैज प्रोवोक्ड द सिचुएशन और इनिशिएट द सिचुएशन, तो वो आरओपीडी एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। आरओपीडी का जो प्रोविजन है इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि हम एक अनलॉफुल अटैक को रिटेलिएट कर रहे हैं, हम एक अनलॉफुल अटैक को रिटेलिएट कर रहे हैं। अब मैंने ही अनलॉफुल अटैक स्टार्ट किया था, सामने वाले ने रिटेलिएट किया, तो मैं नहीं क्लेम कर पाऊंगा फिर, अब चाहे वो सामने से जितना बड़ा वो रिटेलिएशन हो। आई कैन नॉट क्लेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ आई वाज द एग्रेसर। तो मैंने जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप का केस बताया था वो यहाँ भी अप्लाई होगा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप केस में भी ये बातें की गई थी कि एक एग्रेसर जो होता है वो आरओपीडी नहीं एक्सरसाइज कर सकता है, और हम अपने एग्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते आरओपीडी के नाम पे। हम खुद एग्रेसिव हो गए और हम अपने एग्रेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ आरओपीडी। और इसी केस में राम स्वरूप का केस हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये स्टैंडर्ड की भी बात करता है। कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये प्रूफ करना कि मेरा केस आरओपीडी में फॉल करता है, उसका स्टैंडर्ड जो है वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की होती है, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की। ठीक है, प्रोसिक्यूशन पे जो बर्डन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की होती है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, बट बर्डन ऑफ द डिफेंस और बर्डन ऑफ द एक्यूज्ड टू प्रूव दैट माय केस फॉल्स within one of the general exceptions or within one of the section of right of private defense, इसका जो स्टैंडर्ड है that is only preponderance of probability। हमें बस ज्यादा वेटेज दिखा देना है कि I have more weightful evidence to show, उतना ही इनफ होता है। तो ये केस हम लोगों ने दो बार पढ़ लिया। चलिए, ये एक एस्पेक्ट था एग्रेशन वाला। एक और चीज है इसमें फ्री फाइट का। फ्री फाइट क्या होता है? दो लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, उसी को फ्री फाइट कहते हैं। मतलब उसमें क्लियर नहीं होता है कि कौन एग्रेसर है कौन विक्टिम है। कोई एक पर्सन किसी को मारना शुरू किया तो वो एग्रेसर हो गया, जो दूसरा है वो विक्टिम हो गया, क्योंकि वो एग्रेसर ने स्टार्ट किया था, विक्टिम वो हो गया जिसपे पहले एग्रेशन जिसके अगेंस्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन दो लोग जब म्यूचुअली फाइट करने लगते हैं, दो लोग फ्री फाइट या म्यूचुअली फाइट कर लिए, स्टार्ट कर दिए झगड़ा, पहले बातों से फिर लड़ाई करना शुरू कर दिए, इस केस में आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन एग्रेसर था कौन विक्टिम था। सो इन अ फ्री फाइट इट इज नॉट क्लियर दैट हु वाज द एग्रेसर एंड हु वाज द विक्टिम। इसीलिए आरओपीडी इज नॉट अवेलेबल टू एनी ऑफ देम। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो होता है वो किसी को नहीं मिलेगा, कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। दोनों एक दूसरे को मार रहा है तो दोनों ही पिट जाएंगे, कोई ये नहीं क्लेम करेगा कि ये मार रहा था तो हम बचाव में मारे या वो मार रहा था तो हम बचाव में मारे। समझ में आया आपको? ये दोनों चीजें एग्रेसर को आरओपीडी नहीं होता है और फ्री फाइट में नहीं होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? श्रद्धा, सांभवी, ओके। देखिए एक केस भी है ओके श्रद्धा, वी सुब्रमण्य वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक केस भी है। उसमें भी यही कहा गया था कि जो फ्री फाइट होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं फ्री फाइट के, दे डू नॉट हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।
क्योंकि वो दोनों ही एग्रेसर मान लिए जाते हैं, दोनों ही एग्रेसर मान लिए गए तो किसी को राइट नहीं दिया जाएगा। अगर एक एग्रेसर होता तो जो विक्टिम होता उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता, वो एक्सरसाइज कर सकता। लेकिन इन द केस व्हेन बोथ द पार्टीज आर एग्रेसर, नो वन इज एंटाइटल्ड टू गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके, अब ओवर हो गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपने जो केस का नाम बोला है सर केस का नाम रिपीट कर दीजिए। वी सुब्रमण्य वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वी सुब्रमण्य वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2005 का ये केस है। वी सुब्रमण्य, इससे पहले मैंने बोला था राम स्वरूप का केस, कल हम लोगों ने मोतीराम ये सब का केस डिस्कस किया था। केस मैं लिख करके भेज दूंगा, इसको भी लिख दूंगा, ठीक है। वी सुब्रमण्य वाला जो केस है ये फ्री फाइट वाला है ना, कि इनको इसमें आरओपीडी अवेलेबल नहीं है। वी सुब्रमण्य वाला केस फ्री फाइट वाला है, फ्री फाइट में आरओपीडी नहीं अवेलेबल होता है क्योंकि दोनों ही एग्रेसर होते हैं। वी सुब्रमण्य वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप वाला जो मैंने बताया वो एग्रेशन वाला था कि जो भी एग्रेसर होते हैं वो आरओपीडी नहीं एक्सरसाइज कर सकते, वो आरओपीडी को नहीं क्लेम कर सकते हैं बिकॉज आरओपीडी को नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है इन द नेम ऑफ एग्रेशन। और कोई क्वेश्चन किसी का, एनीबॉडी, कोई पर्टिकुलर सेक्शन जिसको समझने में कोई दिक्कत हुई हो 96 to 106 या 34 to 104 में, तो आप बताएं। रीचा, हाँ सुनांशु। सर ये मैं बोल रही हूँ कि जनरल एक्सेप्शन में अगर किसी का केस फॉल होता है तो वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी से। हाँ, टोटली एग्जेम्प्ट हो जाता है। सर जो ये सेक्शन 106 है, तो जो इनोसेंट है उसको जो भी हार्म हुआ है तो सर उसको कंपनसेट किया जाएगा या फिर वो कुछ नहीं होगा उसके साथ? नहीं, उसको कंपनसेशन मिल जाएगा ना, वो कोर्ट की काम है कि स्टेट से दिलवा दे, कंपनसेशन स्टेट देंगे। इसमें जो पर्सन जिसके वजह से उसको इंजुरी हुई उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, उससे पैसे नहीं दिलवाए जाएंगे, स्टेट से दिलवा दी जाएंगी क्योंकि वो जो था आरओपीडी की एक्सरसाइज कर रहा था उसको कंप्लीट एग्जाम्पशन मिल गया। ऐसा नहीं कि उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो कंपनसेशन दिलवाया जाएगा। जिस पर्सन ने आरओपीडी एक्सरसाइज किया उसकी लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जीरो लायबिलिटी। हाँ, जो विक्टिमाइज हो गया फॉर नो रीजन, जो विक्टिमाइज हो गया उसको कंपनसेशन स्टेट प्रोवाइड करे, जितनी भी देनी है दे। ऐसे भी विक्टिम कंपनसेशन के लिए स्कीम आ गई है, हमारे सीआरपीसी में प्रोविजन है और सभी को दी जाती है, तो उसको कंपनसेशन मिलना वो अलग बात है, वो स्टेट से मिलेगी, उस पर्सन उस एक्यूज से नहीं मिलेगी जो कि आरओपीडी क्लेम कर रहा है। ठीक है सोनाक्षी? ओके सर, ओके ओके। और कोई क्वेश्चन? अनुकुल? यस सर। कोई क्वेश्चन आपका? नो सर, क्लियर है सर। आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार है 1 तारीख को? ठीक है, आप लोग टाइम मैनेजमेंट सही से कीजिएगा। जो लोगों ने भी अभी तक टेस्ट दिया हुआ था उन लोग पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। बीएनएस, जो लोग बीएनएस अटेम्प्ट किए वो बीएनएस करते रह गए, वो बीएसए नहीं कर पाए, जो बीएसए किए वो बीएनएस नहीं कर पाए, ऐसा हुआ था। तो उन लोगों को भी फिर देना होगा और बाकी लोग तो देंगे ही। श्रद्धा दुबे पूछ रही है कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर। सर बीएनएस का नोट पूरा नोट एक साथ दे दीजिएगा ना, जैसे क्या बोलते बीएसए का दिया हुआ है ना। ओके अनुकुल, आप बोल रहे हैं दे देंगे। देखिए बीएसए का जो पूरा नोट्स एक साथ भेजा गया उसका प्राइमरी पर्पस था कि उसमें कुछ एरर हो गए थे उसको करेक्ट करना। अभी भी तो आईपीसी पूरा हुआ नहीं है, अभी भी मैं अगर अभी तक का भेज दूंगा तो फिर आगे भी तो चलना ही है। सारे टॉपिक्स का मैंने इंडिविजुअल भेजा हुआ है, उसको आप कहेंगे तो मैं थोड़ा एफर्ट लगेगा कि सबको एक में मर्ज करके भेजना होगा, कि एक में मर्ज करना। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरा आईपीसी ओवर हो गया, सबको एक जगह मर्ज करके भेज देना है कि आसान हो गया, फिर भी वो कुछ टॉपिक्स का ही होगा। इसलिए मैंने मर्ज करके नहीं भेजा कि कोई करेक्शन नहीं थे उसमें, मतलब जो था उसमें कोई करेक्शन नहीं करने थे, और
सारा जो पीडीएफ है उसी ग्रुप में है। जिस ग्रुप में आप लोग हैं उस ग्रुप में टॉपिक का नाम लिख करके सारा पीडीएफ है। उन सबको भी आप 7-8 पीडीएफ होंगे अभी तक, तो उसको प्रिंट करवा लीजिए 7-8 को, या अगर एक में शामिल है तो भी तो आपको प्रिंट ही कराना है, उसमें तो कोई डिफरेंस आना है नहीं। दैट्स वाई उसको मैंने क्लब करके नहीं भेजा था क्योंकि जब जब क्लास हुई है उसका मैंने भेजा हुआ है। तो इसलिए अनुकूल वो ऐसे क्या एक्स्ट्रा फायदा है वो अगर एक जगह रहे तो? अनुकूल कोई ऐसी बेनिफिट जो अभी तक के टॉपिक हुए हैं वो एक जगह हो, ये बेनिफिट आप बोल रहे हैं कि अभी का जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए जो मटेरियल है वो एक जगह होगी, ऐसा आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, ऐसा हुआ रहता कि पूरा आईपीसी वर्ड हो गया रहता तो उसको एक जगह क्लब कर देना, ओके, कि पूरा आईपीसी एक पीडीएफ में आ गई है। लेकिन अभी भी टॉपिक वाइज ही है, ऐसा तो है नहीं कि टॉपिक में भी अलग अलग बिखरा हुआ है, एक टॉपिक एक जगह है और 7-8 टॉपिक हुए हैं या 9-10 टॉपिक हुए हैं, तो फिर आगे भी होंगे 9-10 टॉपिक, तो 9-10 का क्लब कीजिए, तो वो भी कोई ऐसा आइडियल नहीं है। तो अगर इसलिए मैंने वो भेजा नहीं हुआ था। और ऐसा नहीं कि ढूंढने में आप लोग को दिक्कत, उसी ग्रुप में आप चले जाएंगे, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स खोलेंगे तो सारे पीडीएफ्स मौजूद हैं, टॉपिक्स के नाम भी लिखे हुए हैं, देख के पता चलेगा कौन आईपीसी का है, आईपीसी के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, उसको आपको प्रिंट करा लेना है बस। तो क्या भेजना है कि नहीं अनुकूल, बता दीजिए। आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा सब, वो 7-8 फाइल्स तो होंगे ही, मैं आरओपीडी का भी भेज दूंगा, वो भी प्रिंट करा लीजिएगा बस। और कोई है? मतलब बहुत ज्यादा बिजी थे, अगर टेस्ट का क्वेश्चन कर लेते कुछ से। हाँ हाँ ठीक है, आपको भेज दिया जाएगा। एक तारीख को टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे ये बोल रहे हैं क्या? नहीं, 1 तारीख वाला तो 20 वाला नहीं दे पाए थे। हाँ 19 नहीं, 15 को हुई थी और कल से क्लास। हाँ ओके, हाँ अनुकूल आप इधर से आए हैं तो वो टेस्ट कुछ लोग ही दिए हुए हैं, 4-5 लोग ही दिए हुए हैं, और मोस्टली वही सारे जो वही टेस्ट लिया जा रहा है 1 को ही, जो सारे लोग देने वाले हैं। क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे उस टेस्ट के स्टेज में, कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएंगे या वेरी कर दिए जाएंगे। तो वो टेस्ट आपका छूटा नहीं हुआ है, 1 को ही पहला टेस्ट होने वाला है। पहला डेट 15 को था, तो जो लोग भी रेडी थे 15 को उन लोगों से टेस्ट ले लिया गया था, ठीक है। सर जो और सब पढ़ाया गया वो सब भी टेस्ट में पूछेगा, जैसे ये आरओपीडी वगैरह? आरओपीडी तक बस आएगा, आरओपीडी के बाद नहीं आएगा, ठीक है। 1 तारीख वाले टेस्ट में क्या कह रही हूँ कि जो फर्स्ट को टेस्ट है उसमें जो आज तक पढ़ाया गया या फिर आगे जो पढ़ाया जाएगा वो भी आएगा? नहीं, वो एविडेंस में आपका जितना हो चुका है अभी तक उतना ही आएगा, और आईपीसी में आरओपीडी तक आएगा, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तक आएगा, आगे जो पढ़ाई होगा उसमें से नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट, अभी बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत जान जाते हैं एबेटमेंट के बारे में, एबेटमेंट के बारे में 20-25 मिनट जितना भी हो सके। अगला टॉपिक है एबेटमेंट। एबेटमेंट पढ़ना है और क्रिमिनल कंस्पिरेसी भी करना है, पढ़ना है, करना नहीं है बस पढ़ना है, ठीक है। तो एबेटमेंट क्या होता है? देखिए एबेटमेंट का मतलब कौन बताएगा? उबैद बताएंगे आप? उबैद अपने लैंग्वेज में आप ब्रीफ में बताएं एबेटमेंट का क्या मतलब है। आरओपीडी तक ही टेस्ट में आएगा, आरओपीडी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अभी से जो टॉपिक चलेंगे वो टेस्ट में नहीं आएगा। ओ कोई बात नहीं, रीचा जी आप बताइए एबेटमेंट का मतलब। सर अबेटमेंट का मतलब उकसाना हो सकता है कि किसी को उकसा रहे हैं कोई कार्य करने के लिए। जी, और Sir, to insist someone to do wrongful act, sir. कोई कार्य करने, Illegal act. मतलब कोई ऑफेंस सर किसी को एनकरेज या इंस्टिगेट करना इलीगल एक्ट कमिट करने के लिए। ओके ऋचा, ओके संभवी, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला। अच्छा एबेटमेंट का सेक्शन क्या है?
107 से स्टार्ट हो रहा था, 107 से। और बीएनएस में कोई बताएगा क्या सेक्शन है अबेटमेंट का? 45 से स्टार्ट है सर। हाँ बिल्कुल 45 अबेटमेंट। चलिए देखिए हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। प्रोविजन जो है वो डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी कंसेप्ट बेसिक समझते हैं जो कंसेप्चुअल चीजें हैं। अबेटमेंट वही होता है, देखिए किसी को, एक तो वो पर्सन होता है जो क्राइम कमिट कर रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कमिट तो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनका पार्टिसिपेशन होता है क्राइम के कमीशन में। अब मान लीजिए कोई क्राइम को इनकरेज कर रहा है, क्राइम कमीशन को इनकरेज कर रहा है या किसी को इंस्टिगेट कर रहा है, किसी को मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, किस चीज के लिए? कि क्राइम कमिट हो जाए। इनकरेज करना कि तुम क्राइम कमिट कर दो, इंस्टिगेट करना या इंसाइट करना, हेल्प करना किसी वे में, असिस्ट करना, ये सब तरह का एक तरह का ये सब अबेटमेंट हो गया। कि क्राइम कमीशन में आप कहीं ना कहीं से अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो क्राइम को आप डायरेक्टली ना कर रहे हैं बट एनी हाउ यू आर परफॉर्मिंग सम रोल इन द कमीशन ऑफ दैट क्राइम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी वे में आप रोल परफॉर्म कर रहे हैं, इसी को अबेटमेंट कहते हैं। तो इसके लिए भी क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। लॉ जो है वो अबेटमेंट को खुद ऑफेंस माने हुए हैं, लॉ अबेटमेंट को अपने आप में एक ऑफेंस मानता है, भले ही वो ऑफेंस कमिट हो या ना हो, आपने अबेटमेंट किया है तो उसके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। मर्डर एक ऑफेंस है, मर्डर के लिए अबेट करना एक अदर ऑफेंस हो गया, मर्डर जो है वो अलग ऑफेंस है। एंड अबेटमेंट टू कमिट मर्डर, अबेटमेंट टू मर्डर इज अनदर ऑफेंस। आपको पनिश किया जा सकता है मर्डर को अबेट करने के लिए। सो अबेटिंग एन ऑफेंस इज इटसेल्फ ऑफेंस। ऑफेंस जो जिस चीज के लिए अबेट किया जा रहा है दैट इज अ सेपरेट ऑफेंस and abatement of that offense is another separate offense. Okay, ये आप ध्यान रखेंगे कि abatement अपने आप में एक offense है। And even if the act abated is not committed, the person who abated that crime may be held liable for abating that act. भले ही जिस act को abate किया गया था, जिस crime को करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था, मदद किया जा रहा था, वो कमिट नहीं हुआ, फिर भी अबेट करने के लिए, सहायता देने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए हमें पनिशमेंट मिल सकती है। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ कि जाओ उसका मर्डर कर दो, मैं अपने दोस्त को इंसिस्ट कर रहा हूँ कि वो तुमको बहुत पीटा हुआ है, तुमको बहुत मारा है, उसने बहुत प्रताड़ित किया है, तुम्हारी बेइज्जती हो गई है हर जगह, अब तुम्हें उसे मार देना चाहिए, तुम उसका मर्डर कमिट कर दो। अब भले ही वो मर्डर कमिट नहीं किया है लेकिन मैंने उसे इंस्टिगेट किया है वो क्राइम करने के लिए, तो आई एम लायबल, आई एम गिल्टी फॉर अबेटिंग दिस ऑफेंस। मेरी लायबिलिटी बन जाएगी अबेटमेंट के लिए, एक्चुअली ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि अबेटमेंट जो है वो अपने आप में एक सेपरेट ऑफेंस है और एक्ट अबेटेड कमिट ना भी हुआ तो भी हमारी लायबिलिटी बनेगी। तो क्या रीजन है, बताएं कि क्या रीजन है कि अबेटमेंट के लिए भी प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। अबेटमेंट को भी एक ऑफेंस माना जाता है। पर्सन क्राइम कोई और पर्सन कर रहा है लेकिन जो अबेट कर रहा है उसको भी सजा दिया जा रहा है। व्हाट शुड बी द रीजन, कौन बताएगा? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड पनिशिंग एन अबेटर? बताइए कोई भी। आप ऐसे माइंड अप्लाई कीजिए थोड़ा और बताइए। श्रद्धा दुबे आप बताएंगी? प्रीति पांडे आप बताएंगी? अबेटमेंट को सजा देने की जरूरत ही क्यों है? क्राइम जो कमिट कर रहा है उसको सजा देना काफी क्यों नहीं है? हाँ बताइए शिवांगी। सर हो सकता है कि समाज में अशांति करने का एक प्रयास कोई कर रहा, इसलिए प्रयास करने वाले व्यक्ति को मतलब पनिश किया। बिल्कुल आपने एक अच्छी बात कही है। लेकिन और मैं और वैलिड रीजन जानना चाहता हूँ जो थोड़ा मोर लीगल रीजन आप लोग बताइए। श्रद्धा जी ने लिखा है क्योंकि अबेट करने वाले की वजह से ही वो क्राइम हो रहा है। मान लीजिए अबेटमेंट जो है सर अगर कोई अबेट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो मेंसरिया है, उसका इल इंटेंशन है, इविल इंटेंशन है। तो क्रिमिनल लॉ में हम ये देखते हैं कि मेंसरिया और एक्टिस रियस, तो मेंसरिया उसका है तब वो उसको अबेट कर रहा है कि वो ऐसा क्राइम करे। तो क्यों सर, इसीलिए
अबेटमेंट भी ओके पनिशेबल है। बिल्कुल कौशिकी जी, आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि वो पर्सन मेंसरिया के साथ उसकी मेंसरिया होती है और उसके फर्दरेंस में वो अबेटमेंट भी कर रहा है, तो उसके अपने तरफ से कुछ एक्ट भी कर रहा है, दैट्स वाई इसको पनिश किया जाता है। इन लोग कुछ लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, वो भी मैं देख लेता हूँ। क्योंकि अबेट करने वाले की वजह से ही क्राइम हो रहा है। ओके, श्रद्धा जी ने लिखा है कि अबेट करने वाले की वजह से वो क्राइम होता है। बिल्कुल, इन मेनी सिचुएशंस वो अबेटमेंट की वजह से ही वो क्राइम होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो क्राइम होने का वजह अकेला वो अबेटमेंट ही है। अबेटमेंट का एक तरीका बस असिस्ट करना ही है। अगर कोई क्राइम कमिट हो रहा है, जो पर्सन क्राइम करने जा रहा है, मैंने उसको गन दिया था, उसको मोटिवेट कोई और किया था क्राइम करने के लिए, मैंने तो बस गन दिया था, तो असिस्ट करना इज ऑल्सो अ वे ऑफ अबेटमेंट। किसी पर्सन को एड करना, एडिंग समवन टू कमिट अ क्राइम इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट। तो ये मियर ऐड करना, रियल इंस्टिगेटर कोई और था, इंस्टिगेशन इज अनदर काइंड ऑफ अबेटमेंट। अबेटमेंट का काइंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंस्टिगेशन इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट, एडिंग इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट। तो इंस्टिगेटर जो था वो रियली इंस्टिगेट किया था, तुम करो क्राइम करो क्राइम, या हो सकता है वो खुद से क्राइम करने जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अबेटमेंट जो है वो अकेला वो मेन रीजन हो सकता है वो क्राइम कमीशन का, हो सकता है वो बहुत छोटा रोल प्ले कर रहा उस क्राइम कमीशन में, कि जो गैजेट्स थे क्राइम कमिट करने के लिए, जो जरूरी थे, हथियार जरूरी थी, जैसे कि गन जरूरी थी या चाकू जरूरी थी, हो सकता है वो सप्लाई जो कर रहा है वो भी अबेटर है। तो ये नहीं कहा जाएगा कि जस्ट बिकॉज वो सप्लाई किया वही मेन अबेटर है उस क्राइम का कमीशन के लिए, लेकिन फिर भी उसकी लायबिलिटी बनेगी। सो श्रद्धा जी, योर आंसर इज ट्रू, बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल द एस्पेक्ट्स। धीरज जी ने लिखा है सर, क्राइम करवाने के पीछे अबेटर का इंटेंशन राउंडफुल लॉस करना, मैलाफाइड इंटेंशन होता है। बिल्कुल, मैलाफाइड इंटेंशन होता है, राउंडफुल लॉस करना होता है और उसे पनिश किया जाता है। अबेटर और ऑफेंडर का कॉमन इंटेंशन होता है, जो कि जॉइंट लायबिलिटी अराइज करती है। रिचार्ड जी ने लिखा कॉमन इंटेंशन होती है। बिल्कुल, इन सम केसेस दे हैव कॉमन इंटेंशन टू कमिट दैट क्राइम, बट देयर आर एग्जांपल्स ऑफ अबेटमेंट इन व्हिच दे हैव नॉट कॉमन इंटेंशन। जैसे कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि उसको कुछ अदर वे में असिस्ट करना, अदर वे में असिस्ट करना, जैसे कि उसको कुछ प्रोवाइड करना चीजों को, वो भी अबेटमेंट हो गया। लेकिन वो इंस्टिगेशन अलग हो गया। इंस्टिगेशन इज ओनली वन काइंड ऑफ अबेटमेंट, देयर आर वेरियस अदर। कॉन्स्पिरेसी इज वन काइंड ऑफ अबेटमेंट, उसमें जो होता है बिल्कुल ज्वाइंट लायबिलिटी बनती है। लेकिन ऐसे तरह का भी अबेटमेंट होते हैं जो कि मियर असिस्टेंस देने से होती है। उसमें जो होता है कॉमन इंटेंशन वो नहीं है कि हम उसे मर्डर मुझे भी करना है, उसकी डेथ मैं चाहता हूं, लेकिन मैं उस ऑफेंस को अबेट कर रहा हूं एनी हाउ। इसलिए आपका आंसर भी सही है, लेकिन नॉट कंप्लीट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम्स जिसका अबेटमेंट के लिए कॉमन इंटेंशन बनाई जाती है और उसमें सबकी लायबिलिटी बनती है, लेकिन जरूरी नहीं है सारे अबेटर का कॉमन इंटेंशन बना हुआ है। ओके रिचा जी। प्रीति पांडे जी ने लिखा है somehow the better helps to create intention means which is an element to continue the crime therefore। बिल्कुल प्रीति पांडे जी, आपने भी इंटेंशन की बात की, और मियर इंटेंशन ही वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग एक्ट भी कर रहे हैं ना, बस उनका इंटेंशन नहीं है, वो एक एक्टस रियस भी कर रहे हैं। अबेटमेंट चाहे वो एड कर रहे हैं चाहे वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, इंस्टिगेशन इज एन एक्टस रियस। बिल्कुल प्रीति जी, इंस्टिगेट करना या किसी वे में असिस्ट करना, किसी को गन देना कि तुम उसको किसी गन से गोली मारना, ये एक्टस रियस हो गया। किसी को एक गन प्रोवाइड करना इज एन एक्टस रियस। तो मियर इंटेंशन भी नहीं है यहाँ पे, इंटेंशन के साथ एक्टस रियस भी है, इसलिए पनिश किया जाता है। बिल्कुल, ये आपने एक तरीका हो गया कि हाँ आप एसेंशियल्स का यूज करके जस्टिफाई कर रहे हैं एक क्राइम को, बट फिर भी ये तो इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि इसको एज अ क्राइम माना जाता है, अबेटमेंट को एज अ क्राइम माना जाता है, इसलिए इसमें इसके एसेंशियल्स भी मौजूद हैं। एक क्राइम को होने के लिए जो एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि एक्टस रियस मेंस रिया, वो सभी क्राइम में मौजूद होने चाहिए, उसी तरह अबेटमेंट में भी अवेलेबल है। फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रेशनल का मतलब क्या होता है, कि क्या रीजनिंग था इसको क्राइम बनाने का। क्राइम है, इसके एसेंशियल्स को पूरा करता है, ये अलग बात हो गई, लेकिन क्या रीजनिंग है क्राइम इसको क्राइम बनाने का।
तो वन ऑफ द आंसर बिल्कुल ये हो गया, जैसे जो आप लोग बता रहे हैं कि एसेंशियल्स का यूज करके, कि बिल्कुल वो उसमें मेंस रिया भी होती है, एविल इंटेंशन होती है, तो उसको पनिश करना जरूरी है। इट इज वन, बट देयर आर आल्सो अदर रीजंस। देखिए, अगर अबेटमेंट को ना पनिश किया जाए, मैंने आपको पहले बताया हुआ था, बहुत पहले बताया हुआ था कि जब ये आपको पता लगाना हो कि ये जरूरी क्यों है, तो आप उस पर ये सोचिएगा कि ये ना होता तो क्या होता। अगर आपको ये जानना है आंसर कि व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज नेसेसरी, देन यू मस्ट थिंक दैट व्हाट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। क्या कुछ चीज, कोई सब्सटेंशियल चीज जो है वो उसकी कमी दिखेगी, कुछ बड़ी चीज की कमी दिखेगी। अगर अबेटमेंट को पनिश ना किया जाता तो ये एक तरह से क्रिमिनल बिहेवियर को इंकरेजमेंट का प्रमोट करता। अबेटमेंट का जो ऑफेंस है वो क्या करता है, एक क्रिमिनल बिहेवियर को कोई इंकरेज कर रहा है, उसको रोकने के लिए किया गया है, उसको ये प्रिवेंट कर रहा है। जनरली लोग खुद क्राइम नहीं कमिट करता है तो वो किसी को इंकरेज करते हैं कि क्राइम कमिट कर दो, कि तुम जाओ उसको मार दो, तुम जाओ उसके साथ, तुम्हें उसने प्यार में धोखा दे दिया है, उस पर एसिड फेंक दो, एसिड अटैक कर दो। इनकरेज करना हुआ, हम नहीं जा रहे फेंकने, किसी और को बोल रहे हैं कि तुम कर दो, ये कर दो, सलाह दे रहे हैं। तो क्राइम को इनकरेज करने वाले बहुत लोग होते हैं। लोग वल्नरेबल चीजों को ढूंढते हैं, वल्नरेबल पीपल को ढूंढते हैं, उनको इनकरेज करते हैं ताकि ये क्राइम कमिट हो, क्राइम कमिट हो, इंस्टिगेट करते हैं वेरियस चीजों को। और इस चीज को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, ओवरऑल क्राइम को ये बूस्ट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे पीपल हैं जो खुद क्राइम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर सकते हैं क्राइम को, कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं क्राइम के कमीशन को। सो इनकरेजमेंट ऑफ क्राइम कमीशन जो है उसको प्रिवेंट करना इज द मेन रीजन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अबेटमेंट इन द पेनल लॉज, ताकि ये डिस्करेज करे, क्या को डिस्करेज करे, कि क्रिमिनल बिहेवियर को, कोई क्रिमिनल इंटेंशन को कोई किसी वे में ना यूज कर पाए, ना ही किसी को असिस्ट करे, ना ही किसी को सपोर्ट करे, ना ही किसी और को कोई इंकरेज करे कि तुम ये क्राइम कमिट करो। तो किसी भी वल्नरेबल पीपल को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, कि वल्नरेबल कोई तरीके से कई हो सकते हैं। जैसे कोई मेंटली वल्नरेबल है, किसी के साथ, जैसे किसी को प्यार में धोखा मिल गया तो वो वल्नरेबल हो गया है, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, अब उसको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। कोई आ गया जो उसको चढ़ाएगा, गलत गलत चीजें सिखाएगा कि तुम ये क्राइम कमिट कर दो, तो क्योंकि वो पर्सन वल्नरेबल था, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं थी, तब वो ज्यादा वो चांसेस है कि वो अफेक्टेड हो जाए, किसी के बहकावे में आ जाए, वो क्राइम कमिट कर दे। वैसे ही किसी का झगड़ा हुआ है, किसी का झगड़ा हुआ है, अब वो पर्सन जो होते हैं, अगर कोई उनको इंस्टिगेट कर दे तो क्राइम कमिट कर देंगे। तो वल्नरेबल टारगेट चुनते हैं लोग उनको इंस्टिगेट करने के लिए। तो ये चीज ना हो, इसको डिस्करेज किया जाए। और ओवरऑल मोटिव क्या है, क्रिमिनल लॉ का ओवरऑल मोटिव होता है क्राइम को प्रोहिबिट करना, क्राइम को रोकना। तो कहीं ना कहीं ये क्राइम रोकने में हेल्प कर रहा है। एक पर्सन जो क्राइम करता है, हो सकता है वो अकेले नहीं कर रहा, उसके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं अदर वे में। कई लोग रोल प्ले करते हैं एक क्राइम के कमीशन में, कई बार नहीं भी करते हैं, लेकिन देयर आर वेरियस सिनेरियो इन विच मोर देन वन पीपल आर इन्वॉल्व्ड एंड प्लेज देयर रेस्पेक्टिव रोल्स इन द कमीशन ऑफ ए क्राइम। तो सभी को सजा मिले। एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये पर्पज होता है कि कंप्रीहेंसिवली डील करे चीजों को। अगर मान लीजिए बस एक्चुअल जो कमिटर है, एक्चुअली जिसने क्राइम को कमिट किया है, उसको बस पनिश कर दिया जाए, जो क्राइम कमिट किया था उसको पनिश कर दिया जाए, बाकी लोगों को नहीं, तो इससे क्या होगा, हमने कंप्रीहेंसिवली चीजों को डील नहीं किया। ऐसे भी अदर एक्टर्स मौजूद थे, अदर मल्टीपल एक्टर्स मौजूद थे जिनका रोल था कहीं ना कहीं इस क्राइम के कमीशन में, जिन्होंने मदद किया था। किसी ने आपको गन दिया था, किसी ने आपको बहकाया था, किसी के साथ आपने कॉन्स्पिरेसी की थी कि ये क्राइम कमिट करना है, उन लोगों का अपना अपना रोल था। तो उस पर्सन को भी पनिश किया जाएगा, तब तो कहा जाएगा कि एक होलिस्टिक तरीके से लॉ का इन्फोर्समेंट हो रहा है। to ensure holistic enforcement of law and to ensure the comprehensive manner of the law enforcement, इसलिए भी ये अबेटमेंट का प्रोविजन को लाया गया है। क्या लिखा है किसी ने, आपको समझ में आ रहा है अब क्या बेसिक रीजंस है, मतलब क्या रैशनल है इस प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट करने का? ये रीजंस है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं?
abator is punished even though the crime is not completed according to his instigation or encouragement. बिल्कुल प्रीति जी, उसके ऊपर भी आपने कुछ लिखा हुआ है। ओके, वो पहले की बात। बिल्कुल एबेटर को पनिश किया जाता है अगर वो क्राइम कमिट ना भी हो तो। क्राइम कमिट हो भी गया तो भी पनिश किया जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो भी किया जाएगा, क्योंकि अगर अबेटमेंट हुई है तो अबेटमेंट को डिस्करेज करना है तो एट उस लेवल पे भी पनिश किया जाएगा कि वो क्राइम कमिट नहीं हुई है, फिर भी तभी वो होलिस्टिकली डील हो पा रही है। भले ही वो एक्चुअली वो क्राइम कमिट नहीं हुई है लेकिन फिर भी पनिश किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इस तरह के एक्ट को, इस तरह का जो इंटेंशन है उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि आपके अंदर अगर कोई एविल इंटेंशन है तो उसके फर्दरेंस में आप कुछ मत कीजिए। आप खुद नहीं, आपको खुद भी नहीं वो एक्ट करना है, किसी को इंस्टिगेट भी नहीं करना है, किसी को सहायता भी नहीं करना है, किसी को इंसाइट नहीं करना है कि तुम ये कर दो वो कर दो। तो इससे क्या होगा, ऐसे लॉ से डिटर क्रिएट होती है कि लोग इस तरह की एक्टिविटी में भी ना इन्वॉल्व हो, खुद तो ना कर रहे हैं, किसी और को भी ना करवाएं, किसी की मदद भी ना करें। ओके, तो क्रिमिनल बिहेवियर खुद भी नहीं करना है, किसी को असिस्ट भी नहीं करना है। आपको समझ में आया रीचा? ओके, क्या क्या समझ में आया? कोई एक पर्सन एक्सप्लेन करे ब्रीफ में। अब कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड पनिशिंग द एबेटर को, क्या बताएंगे आप लोग? चलिए मैं इसको लिख करके ही भेज दूंगा, हो सकता है आप लोग इसको मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, आप लोग हो सकता है उसको ये नहीं कर पा रहे होंगे, गैदर समझ तो गए होंगे, लेकिन मैं इसको लिख करके भेज दूंगा या नहीं भेजूंगा? सर इसमें यही है ना कि इसलिए किया जाता है कि अगर ये मतलब अगर इसे पनिश नहीं किया गया तो इट विल इनकरेज द क्राइम इन द सोसाइटी। और दूसरा ये था कि फॉर होलिस्टिक एनफोर्समेंट ऑफ लॉ ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया हाँ गया। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। हाँ, या तो इनकरेज करेगा और जो चल रहा है उसको डिस्करेज नहीं करेगा, न्यूट्रल भी नहीं रहना है। नो, एक हो गया इनकरेज करना, एक हो गया न्यूट्रल रहना, एक होता है डिस्करेज करना। तो करना क्या है, डिस्करेज करना है क्रिमिनल बिहेवियर को। इनकरेज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इनकरेज करना क्रिमिनल बिहेवियर को तो बहुत ही ज्यादा वो अनसिविलाइज सोसाइटी हो गया। न्यूट्रल भी नहीं रहना है। अगर हमें पता है कि कहीं क्रिमिनल इंटेंट था जो कहीं ना कहीं से उसका और उसने रोल प्ले किया हुआ है किसी क्राइम का कमीशन में, या वो करना चाहता था, उसने अबेटमेंट कर दिया है सच में, तो उसको डिस्करेज करना है हमें, ताकि हम उसको, इसलिए हम पनिश करते हैं उसको। न्यूट्रल भी नहीं रहना है कि पता है लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, क्राइम कमिट हो गया रहता तो हम जो किया उसको पनिश करते। तो प्रोविजन बनाने से क्या हो रहा है, हम न्यूट्रल भी नहीं रह रहे हैं, हम डिस्करेज कर रहे हैं इस तरह के बिहेवियर को। डिस्करेजिंग क्रिमिनल बिहेवियर, जो पर्सन वल्नरेबल होते हैं उसको प्रोटेक्ट भी एक तरह से किया जा रहा है कि कोई वल्नरेबल पीपल को कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे। नहीं तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अलग अलग तरह से लोग वल्नरेबल होते हैं। कोई गरीबी है, गरीबी होना भी वन ऑफ द काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो कोई गरीब कोई इंकरेज कर रहा है कि तुम चोरी कर लो, ये अबेटमेंट हो गया एक तरह का, कि हम किसी गरीब को सिखा रहे हैं कि तुम यहाँ से चोरी कर लो, वहां से चोरी कर लो। किसी पर्सन को सिखा रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ये क्राइम कमिट कर दो। तो बहुत तरह का इंस्टिगेशन अबेटमेंट होता है समाज में। तो किसी वल्नरेबल पीपल को एक्सप्लॉइट भी ना किया जाए, ये भी पर्पज है। और होलिस्टिक इन्फोर्समेंट हो लॉ का, ऐसा नहीं कि किसी क्राइम के कमीशन में बहुत लोगों का रोल है, हम मेन एक्यूज को चुन करके पनिश कर दे, बाकी को नहीं। अगर सबको पनिश करेंगे जिसने अपना रोल निभाया था, तो इससे एक मैसेज आती है, डिटर क्रिएट होती है कि क्राइम के कमीशन में हमें कहीं से भी अपना रोल नहीं निभाना है, ना ही डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली। डायरेक्ट वे में तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर हमने इनडायरेक्ट वे में अपना रोल निभाया, किसी भी वे में असिस्ट किया, तो भी हमारी लायबिलिटी बनेगी। एंड हेंस द प्रोविजंस लाइक अबेटमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द पेनल लॉज। ओके, अब किसी को और प्रॉब्लम है? थम्स अप नोट्स में ये भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इसको लिख भी दूंगा। अगर ओके सर, समझ में आया तो आप लोग थम्स अप कीजिए। हाँ प्लीज, हाँ क्योंकि आप ये फॉर्मेट में भेजते हैं, उससे का भेज दो। ओके धीरज जी, मैं भेज दूंगा उसी फॉर्मेट में लिख के जिससे आप लोग को हेल्प मिलता है। ओके, मैं पॉइंट वाइज कोशिश करूंगा लिख करके आप लोग को भेज दूं। हाँ
चलिए ठीक है, अब हम लोग ये 11 होती है, हम लोग अब और बेसिक्स देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेक्शन 107 से स्टार्ट होता है क्या, अबेटमेंट स्टार्ट होता है। अबेटमेंट बहुत सारे सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शंस है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, अबेटमेंट फिर अबेटर पढ़ना है, फिर वेरियस काइंड्स ऑफ अबेटमेंट पढ़ने हैं। लेकिन अबेटमेंट जो होता है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के अबेटमेंट बेसिकली होते हैं। अगर पर्सन जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है किसी को, अगर इंस्टिगेट कर रहे हैं किसी को क्राइम कमिट करने के लिए, इट इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट। अगर कंस्पिरेसी की जा रही है, अगर 4 लोग मिलकर कंस्पिरेसी कर रहे हैं कोई क्राइम कमिट करने के लिए, तो सब अबेटर है, सब उसमें से सभी के सभी अबेटर माने जाते हैं। और एक और तरीका होता है अबेटमेंट का, एड करना, जानबूझकर किसी को सहायता करना क्राइम के कमीशन में, वो भी अबेटमेंट है। ये सब अलग अलग वे के अबेटमेंट है। ये नहीं कि बस बहुत लोग ऐसे जिनको प्रोविजन नहीं पता होते हैं, उनको बस लगता है इंस्टिगेशन ही अबेटमेंट है, कि अबेट कर रहे हैं यानी किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि क्राइम कमिट कर दो, किसी को इंसाइट कर रहे हैं कि क्राइम कमिट कर दो। दैट इज नॉट ओनली अबेटमेंट। दूसरे तरीके से भी एड करना, इंटेंशनली होना चाहिए, वो एड करना, मदद करना, अब वो भी अबेटमेंट होती है। अब ये तीनों तरह का जो अबेटमेंट है उसको हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो लंबा लंबा है, अभी इतनी जल्दी ओवर नहीं होगी और बीच में छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो 3 तरह का अबेटमेंट जो है वो बेसिकली होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है और सारे सेक्शंस को पढ़ने हैं। ठीक है, आप लोग को इंट्रोडक्शन समझ में आया अबेटमेंट होता क्या है और इसके रीजंस की, इसको पनिशेबल बनाने का रीजंस, और एक तरह से बेसिक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा। बस प्रोविजंस पढ़ना हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सांभवी, यस सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ओके, सुचेता, नेहा गुप्ता जी आप बहुत लेट से ज्वाइन हुई हैं। नहीं सर, बीच में नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं बीच में चली गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें दोबारा पूछता है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ 2-3 बार सर नेटवर्क चला गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ कि बोलिए। जो सुपारी जो लोग देते हैं किसी को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं मर्डर करने का, जो लोग मर्डर करते हैं सुपारी लेकर के, वो इसी में आएंगे सर? जो लोग मर्डर करते हैं सुपारी लेकर के, या जो देते हैं उनकी बात कर रही है, या जो करते हैं लेकर के पैसे मर्डर, उनकी बात कर रही है? हाँ उसी की ही बात कर रहे हैं सर। जो लोग पैसे लेकर के मर्डर कर रहे हैं वो मियर इंस्टिगेशन के लिए नहीं, क्राइम कमीशन के लिए लायबल हो जाएंगे, क्राइम एक्चुअल कमीशन के लिए लायबल हो जाएंगे। इंस्टिगेशन के लिए तो थोड़ा कम पनिशमेंट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, कि किस केस में अगर खुद प्रेजेंट है बेटर तो वो बहुत ज्यादा हीनियस माना जाता है। लेकिन अगर जो पैसे लेकर के जो लोग मर्डर करते हैं वो लोग एक्चुअली कमीशन के लिए वो पनिशेबल माने जाते हैं, वो लोग एक्चुअली कमिट कर रहे हैं। इवन जो पैसे दे रहा होता है कराने के लिए वो भी कमीशन के लिए ही होता है। ठीक है, ओके सर, मीन सेम ऑफेंस के लिए वो होगा। हाँ, फॉर द कमीशन वो उनकी लायबिलिटी बनती है, फॉर द एक्चुअल कमीशन ऑफ द ऑफेंस। ओके सर, ठीक। और अबेटमेंट के केस में भी कई बार इक्वल लायबिलिटी बनती है डेफिनेटली। अगर जैसा कि मैंने बताया कि 4 लोग मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए, सभी अबेटर हो गए और एक्चुअली में ऑफेंस कमिट किया तो उनकी लायबिलिटी बराबर बन जाएगी, और उनको सबको अगर मर्डर किया उन्होंने, सबकी लायबिलिटी मर्डर के लिए बनी, तो लोग अबेटर भी थे और बाद में कमीशन भी उन्होंने एक्चुअली कर दिया। इंग्लिश लॉ भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अंडर इंग्लिश लॉ जो है वो लोग डिवाइड करते हैं कि अलग अलग तरह के कल्पेबिलिटी के ग्राउंड पे कि कब कब लायबिलिटी कब बनती है, ज्यादा बनती है, कब कम बनती है। उसमें पढ़ना होता है कि जो लोग एक्चुअली कमिट कर रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटी है, जो लोग प्रेजेंस होकर कमिट करवा रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटी है, जो लोग प्रेजेंस नहीं है बट अनदर वे में इंस्टिगेट कर रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटी बनेगी, जो लोग ऑफेंस कमिट हो जाने के बाद असिस्ट कर रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटी बनेगी, तो वो सब क्लियर होगी। तो बहुत सारे केस में जो अबेटर होते हैं वही एक्चुअल कमिटर भी बन जाते हैं। ओके नेहा जी, जब कंस्पिरेसी चल रही होती है देन वो अबेटर है, बट उसमें से ही कई लोग एक्चुअल कमिटर भी बन जाते हैं, वो लोग एक्चुअली कमिट भी कर देते हैं, और कई बार किसी और को अबेट किया जाता है कमिट करने के लिए। और कोई क्वेश्चन?
सोनाक्षी कश्यप? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। यशी अग्रवाल? यस सर। समझ में आया आपको? सर आज थोड़ा मतलब एक्चुअली नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो कुछ कुछ चीजें मिस हो गई हैं आज और के कोई बात उसमें। नहीं, आज का रिकॉर्डिंग हुआ है और अभी तो मैं आधे घंटे तक बंद ही नहीं करूंगा जब तक वो पूरा हो ना जाए। मैं देख ना लूं कि कलेक्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि कल मोए मोए हो गया था, कलेक्ट ही नहीं हो पाया है रिकॉर्डिंग कल का। ठीक है। और सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना था, जैसे अभी आपने मेंशन किया था कि जो 1 सितंबर को टेस्ट होने वाला है वो जो अभी 15 वाला हुआ था ऑलमोस्ट सेम होगा। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि वो जो 15 वाला टेस्ट था ना, उसका मैंने क्वेश्चन पेपर लिया था सर से, बट मैं एग्जाम दे नहीं पाई थी कुछ इश्यूज के चक्कर में, तो मैं प्लान कर रही थी कल देने का, तो फिर मैं दूं अभी या नहीं दूं? एक सेकंड, बोल कौन रहा है ये क्यों मुझे पता चल रहा है? माइक किसका ऑन है? सर मैं नहीं बोल रही हूँ यशी। अच्छा अच्छा, तू बोल रही, ओके। हाँ, आपने क्वेश्चन लिया हुआ था बट एग्जाम नहीं दिया हुआ था, यही बोल रही है ना? हाँ मैं एग्जाम दे नहीं पाई थी, फिर मैंने उनसे कहा था कि मैं नेक्स्ट डे दे दूंगी, बट कुछ मतलब फैमिली इश्यूज हो गए थे तो मैं दे नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं कल संडे है तो मैं कल देने वाली थी, तो फिर मैं दूं से अभी या नहीं दूं? नहीं नहीं, आप दे दीजिएगा, उसे दे दीजिएगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपको, ऐसे भी आईपीसी में तो और लिमिटेड टॉपिक्स हुए हैं, बीएनएस में थोड़े ज्यादा टॉपिक्स पढ़ाई हो चुके हैं, तो बीएनएस में तो नए क्वेश्चंस भी दे दिए जाएंगे। आईपीसी में भी मैं नए क्वेश्चन जैसे आरओपीडी अभी पढ़ता रहा हूँ, वो तो पिछले क्वेश्चंस में था भी नहीं। बट ऐसा तो है नहीं कि आपको पता है कि अगर जॉइंट लायबिलिटी पे कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो ये कोई बहुत होगा कि नहीं। ऐसे भी जो लोग को नहीं पता होगा उनको ही पता होगा कि जॉइंट लायबिलिटी पढ़ाया गया है तो उस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उससे कोई ज्यादा इशू नहीं क्रिएट हो जाता है कि आपको अगर क्वेश्चन पता है फिर भी आप लिखिएगा आंसर और भेजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं कि क्वेश्चन पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो गई आंसर राइटिंग में। ओके सर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन चेंज ही रहेंगे, अगर कुछ सिमिलर भी हुए तो भी वो लिखने में ऐसा कुछ है नहीं कि आपके तरफ से कुछ अनफेयर चीजों का आपको कुछ प्रिविलेज मिल गया, ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है। ओके क्योंकि ओके, जो लोग को थैंक यू। क्वेश्चन उस समय मिलेगा वो लोग भी उतने ही होंगे, आपको भी पता ही है, वही टॉपिक्स पढ़ने हैं, 8-10 टॉपिक जो पढ़ाए हुए हैं उसी में से 4-5 क्वेश्चंस रहने हैं, और क्या। यस। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो आप लोग लीव कर सकते हैं।